आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी जेई के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। ये टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स में फोर्स एंड फोर्स सिस्टम्स है। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कॉलर क्वांटिटी। इसमें बोला गया है इसमें से कौन सा स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है। इसका आंसर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्कॉलर क्वांटिटी नहीं है। Description: acceleration has magnitude as well as direction, so it is a vector quantity। जो एक्सीलरेशन होता है वो एक मैग्नीट्यूड होता है जो कि डायरेक्शन के लिए, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए कहते हैं। इसको ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है 10 किलोग्राम मास इज हैंग फ्रॉम टू लाइट inextensible strings is shown in figure. The tension in the horizontal string is nearly। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 10 किलोग्राम मास का वेट में दो लाइट लटकी हुई हैं। ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 10 किलोग्राम का मास है और इसमें यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 डिग्री पर है और इस टाइप से यहाँ पर भी ये लोड लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें कितना आएगा। सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में दिया हुआ 10 किलोग्राम का मास है जो कि दो जगह से इसमें स्ट्रिंग है, एक यहाँ पर ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से। यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका भी यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा उस अकॉर्डिंग। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ 10 किलोग्राम का। तो इसके हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें एक 10 किलोग्राम मास का हम इसमें वेट बनाते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो जहाँ से ये जॉइंट है वहाँ पर टेंशन लगेगा, जैसे कि यहाँ पर जो टेंशन रहेगा वो T1 टेंशन का एक बनाएंगे और यहाँ पर जो रहेगा वो T2 टेंशन का बनाएंगे। बाकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर हम देखें T1 टेंशन है तो T1 टेंशन का अगर हम वर्टिकल लाइन करेंगे तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, T1 साइन 60 डिग्री, क्यों 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पर m इंटू जी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में। और इसका हॉरिजॉन्टल जो होगा वो क्या होगा, T1 इंटू कॉस 60 डिग्री होगा और यहाँ जो इस साइड डायरेक्शन में रहेगा वो क्या T2 टेंशन रहेगा। तो इसका जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। 10 किलोग्राम मास का ये वेट है, इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये 60 डिग्री है और एक यहाँ पर है जो कि कनेक्ट है जो कि T2 है इसमें टेंशन। अब इसमें क्या करेंगे, ये T1 टेंशन है। अब इसमें अगर वर्टिकल बनाया जाए तो वर्टिकल इस टाइप से बनेगा। तो वर्टिकल क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, T1 साइन 60 डिग्री होगा और इसका एक अपोजिट फोर्स रहेगा जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा m इंटू जी होता है क्योंकि वेट इसका रहेगा। इसको वेट बोल सकते हैं, वेट इसमें m इंटू जी रहेगा। T2 का एक अपोजिट फोर्स रहेगा जो कि इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसको रहेगा T1 इंटू कॉस 60 डिग्री रहेगा क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजॉन्टल में कॉस फॉर्म रहता है और वर्टिकल में साइन फॉर्म रहता है। इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर T1 टेंशन है और ये T2 टेंशन है। यहाँ एंगल जो है वो 60 डिग्री है क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ था। सो इसका जो वर्टिकल है वो T1 इंटू साइन 60 डिग्री रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा वो T1 इंटू कॉस 60 डिग्री रहेगा। ये यहाँ पर वेट रहेगा m इंटू जी। अब इसमें हम जो कि फोर्स वाली कंडीशन लगाते हैं, जैसे हम वर्टिकल लेते हैं तो वर्टिकल के साथ में वर्टिकल लिया जाता है। जैसे हम T1 इंटू साइन 60 लेंगे, इसके बराबर में हम m इंटू जी लेंगे, तो T1 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू m इंटू जी। सो T1 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। ये पुट किए इक्वल टू मास दिया हुआ 10 किलोग्राम, 10 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.81, तो 10 इंटू 9.81। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 9.81 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये अभी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो ये अगर T1 की वैल्यू, T1 के बाद इसमें एक बार हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन लेंगे तो T1 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होगा T2 के बराबर, तो T1 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू T2 होगा। तो इसलिए T2 इक्वल टू करेंगे तो T2 इक्वल टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये हमने पुट कर दी तो ये आगे कितने 20 इंटू 9.81/√3 हो गई इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व किया है तो इसको कैंसिल करेंगे तो T1 इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 9.81/√3। इसको अगर कैसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 56.63 न्यूटन के बराबर। सो टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की टेंशन निकालना जो कि T2 इक्वल टू 57 न्यूटन रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है वो हमको बताना, तो वो कितना रहेगा 57 न्यूटन के बराबर। ये जो रहेगा 57 रहेगा, मतलब यहाँ जो स्ट्रिंग है यहाँ पर कितना रहेगा 57 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 57 न्यूटन। 57 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का टेंशन पूछा गया था। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वो कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लग रही है ये वाला, यहाँ पर T2 टेंशन रहेगा, T2 इक्वल टू रहेगा 57 न्यूटन के बराबर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 57 न्यूटन रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी इज अ डायग्राम शोइंग। फ्री बॉडी डायग्राम में हम बॉडी के डायग्राम में क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला इसमें एक आंसर है इसका ये, ऑल द फोर्सेज इंक्लूडिंग द रिएक्शंस एट द सपोर्ट आर सरफेसेज। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बॉडी का उसका सभी फोर्स देखते हैं, उसके साथ में उसमें इंक्लूडिंग रिएक्शन देखते हैं, इसके अलावा उसमें सपोर्ट्स देखते हैं या उसके सरफेस के फॉर्म में देखते हैं। तो इसमें इतनी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ऑल ऑफ द फोर्सेज इंक्लूडिंग द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स आर सरफेसेज। द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी इज अ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेज इंक्लूडिंग द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स आर सरफेसेज। इसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि हम देखें तो एक ये डायग्राम बना हुआ है, फिर इसमें इस बॉडी है, इसमें सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है सेंटर, और इसका W इसमें वेट है, इसमें यहाँ पर ये सपोर्ट लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जो सपोर्ट होता है वहाँ पर रिएक्शन रहेगी RA, और यहाँ जो वेट रहेगा W, और इसका ये सेंटर पॉइंट रहेगा। तो इसलिए हम इसमें क्लियरिफाई कर सकते हैं टू क्लियरी identify the various forces acting on a body in equilibrium. We have to draw its free body diagram. Only then we can write the equilibrium equation of the body. सबसे पहले जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी बॉडी का तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। किसी बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसका इक्विलिब्रियम बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है वो। दूसरा है टू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी वी रिमूव ऑल द सपोर्ट्स लाइक वॉल फ्लोर, hing or any other body and replace them the reaction which these supports exert on body। तो मतलब इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं है। एक फ्री बॉडी डायग्राम में बनाएंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे। दूसरा है इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो बॉडी में जितने भी सपोर्ट हैं उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि वॉल फ्लोर, हिंग या कोई अदर बॉडी का सपोर्ट है उसमें इसका सपोर्ट का ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थ्री फोर्सेज P, Q and R keep a body in equilibrium, the angle between P and Q is 90 degree and R is acting vertically downward, then magnitude of forces R and Q respectively in terms of P will be। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है यदि तीन फोर्स P, Q एंड R कोई बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और जिसमें P और Q का एंगल है 90 डिग्री एंड R एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स में लग रहा है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज R एंड Q के रेस्पेक्ट P का क्या होगा इसमें ये निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अप्लाइंग टू लामिस थ्योरम लगाएंगे। तो लामिस थ्योरम में क्या होता है सेंटर पॉइंट से तीन फोर्स लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर P फोर्स है, यहाँ P R है और यहाँ Q है। चूँकि इसमें जो P और Q के बीच में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके अलावा R जो है इसमें R इसमें वर्टिकली है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वर्टिकली है। अब इसमें हम देखेंगे कितना इसका एंगल बनेगा।
इसी के आधार पे जैसे इसका और ये एंगल कितना बना दिया, ये बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री है, और ये हमारे पास इसमें बना दिया वर्टिकली, ये आर दिया वर्टिकली, और पी और क्यू के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब हमको क्या करेंगे, इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये तो हमको मालूम है, इसका अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, 45 डिग्री होगा आधा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 135 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, एंगल 135 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा इस साइड, और यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 135 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हमने एंगल निकाले जो, तो एंगल इससे अकॉर्डिंग निकाले, तो अगर इसका हम बीच में से अगर हम पार्टीशन करते हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री रहेगा, और इसका जो बचा हुआ एंगल रहेगा 45 डिग्री। तो दोनों को मिला करके इसका 135 डिग्री एंगल बन जाता है। सिमिलर इसमें भी है, ये 90 डिग्री रहेगा, और इसको करेंगे तो 45 डिग्री, तो इसको मिला दिया जाए तो ये भी 135 डिग्री एंगल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एंगल इसमें लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ रहेगा 135 डिग्री, और ये रहेगा 135 डिग्री। अब इसमें हम अप्लाइंग ऑन लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम लगाएंगे। तो लामिस थ्योरम का इसका नियम होता है कि जो फी फोर्स है इसके सामने का एंगल साइन के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए लिखते हैं पी अपॉन साइन 135 डिग्री, ये वाला एंगल रहेगा। जब हम क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के सामने वाला रहेगा एंगल ये वाला, तो क्यू अपॉन साइन 135 डिग्री, और आर जो रहेगा, आर के सामने वाला एंगल रहेगा 90 डिग्री, तो आर अपॉन साइन 90 डिग्री। इसलिए इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पी अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू आर अपॉन साइन 90 डिग्री। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें दो फॉर्म को ले लेते हैं। जैसे हम इसको पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए तो पी वाला टर्म और आर वाला टर्म को हम दोनों इक्वल ले लेते हैं। तो फ्रॉम पी इक्वल टू साइन 135 डिग्री इक्वल टू आर अपॉन साइन 90 डिग्री। चूँकि आपको मालूम है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, और साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो p अपॉन 1/√2 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ बचेगा r, इसलिए हम r इक्वल टू लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल अगर कर दें तो ये हो जाएगा r इक्वल टू √2 इंटू पी के बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू पी। अब हम फिर इसमें लेते हैं इक्वल में, जैसे हम इसको लेंगे और इस वाले को इक्वल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं q अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू p अपॉन साइन 135 डिग्री। इसमें अगर हम ये और ये सेम है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा q इक्वल टू पी। तो इससे हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, मतलब इसमें क्या रहेगी, p इक्वल टू क्यू, जितनी p वैल्यू रहेगी उतनी q की वैल्यू रहेगी। इसके बाद r इक्वल टू रहेगा √2 इंटू पी के बराबर। तो p, q और r की वैल्यू निकाल लेते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर रहेगा ये √2p इंटू पी के फॉर्म में रहेगा। तो ये p के फॉर्म में आ जाएगा √2p इंटू पी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आ रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज ओनली व्हेन। एक रिजिड बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसमें दो फोर्सेज केवल क्या होना चाहिए, जब, इसका आंसर है ये फोर्सेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट सेंस। जो फोर्स है वो उसमें सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, और इसका अपोजिट सेंस भी होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज ओनली देन, इसका आंसर हो जाएगा फोर्सेज हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड अपोजिट सेंस। इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, आ रिजिड बॉडी will be in equilibrium under the action of two forces only when forces have same magnitude, same line of action and opposite sense. Next question है, the resultant of two force A and B is perpendicular to A, the angle between the force A and B will be। इसमें दो रिजल्टेंट फोर्स हैं A और B जो कि परपेंडिकुलर है बी ए, सो इसमें एंगल ए और बी का एंगल क्या होगा, तो इसका आंसर है कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। ये कैसे आया, इसको सॉल्व देखेंगे। सॉल्यूशन में जो कि हम मालूम है, वी नो दैट
टेन थीटा इक्वल टू होता है वी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस अल्फा के बराबर। चूँकि थीटा इक्वल टू दिया है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि इसका डायग्राम देखा जाए तो इसमें ए एक पॉइंट जो दिया है वो हॉरिजॉन्टली है, आर इसमें वर्टिकली है जो कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। इसके अपेक्षा जो बी है वो बी यहाँ पर एक अल्फ़ा पॉइंट डिग्री दिया हुआ है। सो ये इसमें अल्फ़ा डिग्री है और ये 90 डिग्री, थीटा इसमें 90 डिग्री दिया है। तो इसमें हम टेन थीटा इक्वल टू, चूँकि फार्मूला होता है बी इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा। तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा है तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो टेन 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1/0 इक्वल टू बी इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस अल्फ़ा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो के बराबर। सो ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, इसका इस साइड करेंगे तो ए कॉस इनवर्स ए अपॉन माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। तो इसका अल्फ़ा एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कनकरेंट फोर्सेज 2√3, 5√3 एंड 2 किलोन्यूटन एक्ट एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स of a regular hexagon towards the remaining 5 angular points. Determine the magnitude and direction of the resultant force. क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कंकरेंट फोर्स दिए हुए हैं और 2√3, 5√3 एंड 2 किलो न्यूटन, इसमें कंकरेंट फोर्स दिए हुए हैं, 5 कंकरेंट फोर्स दिए हैं, इसमें एंगुलर पॉइंट हेक्सागोन में के फॉर्म में है। सो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा रिसॉल्विंग ऑल द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली, समीशन एच इक्वल टू लिखेंगे, समीशन एच कितना आ जाएगा 2 इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस √3 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 5 इंटू कॉस 60 डिग्री √3 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री। 30 डिग्री के फॉर्म में बढ़ाते जाते हैं, जैसे पहला रहेगा 0 डिग्री, फिर रहेगा 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री। सो इसमें आ जाएगा 2 इंटू कॉस 0 डिग्री, √3 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 5 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस √3 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू कॉस 0 होता है 1, तो इसलिए हम इसको 2 लिख देंगे, प्लस √3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 5 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस √3 इंटू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 2 इंटू कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 5 किलो न्यूटन के बराबर। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 5 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा, तो समीशन एच आ जाएगा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। इसका अगर हम वर्टिकल फोर्स निकालते हैं तो रिसॉल्विंग ऑल दी फोर्सेज वर्टिकली, तो इसमें हम साइन एंगल को कॉस एंगल के फॉर्म में बदल देते हैं। तो समीशन वी इक्वल टू हो जाता है 2 साइन 0 डिग्री प्लस √3 इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 5 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस √3 इंटू साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 120 डिग्री। तो 2 साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर ये 0 फॉर्म आ जाएगा, प्लस √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू की 1 होती है, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, 1/2 होगा तो √3/2 हो जाएगा, और इसकी होती है कॉस 60 साइन 60 डिग्री होती है √3/2, तो यहाँ 5 √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए √3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 8.66 किलो न्यूटन के बराबर। तो समीशन भी इक्वल टू आ जाता है 8.66 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज निकाल लेते हैं।
अब इसमें क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो आर इक्वल टू जो कि फार्मूला होता है रूट समीशन एच का स्क्वायर प्लस समीशन बी का स्क्वायर। समीशन एच कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस समीशन वी जो है वो 8.66 का स्क्वायर हो जाएगा। सो सॉल्व करेंगे तो 9.99 आ जाएगा, मतलब इसको 10 किलोन्यूटन के बराबर ले सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन आएगा मतलब टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा समीशन वी अपॉन समीशन एच। समीशन वी कितना है 9.99 अपॉन समीशन एच है 8.66। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.732 के बराबर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर 1.732। तो इसको आ जाएगा 59.99 डिग्री मतलब 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। सो थीटा इसमें 60 डिग्री और रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट आर इक्वल टू हो जाएगा इसमें 10 किलो न्यूटन और अल्फ़ा या थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। सो इसका सी आंसर इसका करेक्ट होगा, आर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन एंड अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट हैव। पार्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता कब, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये कर्विलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। कर्विलिनियर मोशन जब कांस्टेंट स्पीड से हो तब के लिए इसका डिस्क्रिप्शन है अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। By Newton's second law, the acceleration of such objects will be zero. So as the result, either the body is at rest, मतलब zero velocity. So yeah, it is moving with the constant velocity with constant speed is a straight line. जिसका आंसर क्या है, कर्विलिनियर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी पार्टिकल हो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कह सकते हैं कब, जब कोई नेट फोर्सेज पार्टिकल उसका जीरो हो। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो होगा जब रेस्ट पोजीशन पे होगी वो। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है मतलब वो जीरो वेलोसिटी है, तो रेस्ट पोजीशन में हो तो उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं। सो अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। बाय न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स विल बी जीरो। एज अ रिजल्ट आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट या जीरो वेलोसिटी और इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। किसी भी बॉडी का जब मास 100 किलोग्राम दिया हो और इसमें एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इसका फोर्स कितना लगेगा बॉडी में, वो हमको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमको मास m इक्वल टू दिया है 100 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू m इंटू ए के द्वारा निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 100 इंटू एक्सेलरेशन इसमें 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 500 न्यूटन हो जाएगा, मतलब इसमें फोर्स कितना रहेगा 500 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 न्यूटन के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टू पैरेलल फोर्सेज 100 किलो न्यूटन एंड 75 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड हैव रिजल्टेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन, देन द टू फोर्सेज आर। इसमें दो पैरेलल फोर्स 100 किलो न्यूटन और 75 किलो न्यूटन किसी बॉडी में एक्ट हो रहे हैं और इसमें रिजल्टेंट है 25 किलो न्यूटन। सो इसके दो फोर्सेज क्या होंगे, इसका ऑप्शन है लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, कंकरेंट फोर्सेज, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। तो इसका कैसे आया, इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एक फार्मूला होता है जहाँ पर p इक्वल टू दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन के बराबर और q दिया है -75 किलो न्यूटन एज्यूम किया हुआ है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 75 दिया लेकिन इसमें माइनस के फॉर्म में लिया हुआ है। सो 100 का स्क्वायर प्लस -75 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू -75 इंटू कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, पी और क्यू की वैल्यू ये दी हुई है। इसको पुट करते हो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625, आर इक्वल टू हो जाएगा √625 जो कि 25 किलो न्यूटन होगा, तो आर इसमें रहेगा 25 किलो न्यूटन।
हैंस द टू फोर्सेज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। इसके कारण क्या होगा, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज ये इसलिए होगा क्योंकि एक इसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा नेगेटिव ले रहे हैं। मतलब एक अगर इस साइड फोर्स लग रहा है तो दूसरा इस साइड फोर्स लग रहा है। ये अगर 100 किलो न्यूटन में लग रहा है तो इसको ले रहे हैं हम -75 किलो न्यूटन, तब जा करके ये कितना आ रहा है, 25 किलो न्यूटन इसका रिजल्टेंट आ रहा है। सो इसलिए इसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज P एंड Q इज अल्फा, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेज इज। दो फोर्स P और Q हैं, इसमें एंगल अल्फा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इसका आंसर है √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। ये फार्मूला होता है। तो ये कैसे आता है, इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि डिस्क्रिप्शन में बताया गया पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज होता है। सो इट स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेज एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल be represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their points of the intersection। किसी भी पॉइंट से अगर दो अलग अलग फोर्स जा रहे हैं, जैसे P फोर्स है और सेट Q फोर्स है, इसका रिजल्टेंट जो रहेगा वो R रहेगा, जिसका एंगल रहेगा थीटा। तो और P और Q के बीच में एंगल रहेगा अल्फा। सो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला रहेगा R = √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा होता है। और एंगल रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगल tan थीटा = रहेगा Q × sin थीटा अपॉन P + Q cos अल्फा के बराबर होता है। सो थीटा इसमें क्या है, एंगल मेक बाय रिजल्टेंट फोर्स R फ्रॉम P पॉइंट से जो R रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। तो इसमें दिया हुआ इसके पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार जब दो फोर्सेज किसी भी एक पॉइंट से पार्टिकल से अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका डायगोनली होगा। इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो फोर्स लग रहा है एक पॉइंट से, इस पॉइंट से दो फोर्स लग रहा है, एक P फोर्स लग रहा है, दूसरा Q फोर्स लग रहा है। इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। इसके बीच का एंगल थीटा होता है और P और Q के बीच का एंगल अल्फा होता है। इसका रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला रहेगा R = √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा और tan थीटा = रहेगा Q × sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा अल्फा के बराबर। थीटा इसमें एंगल मेक बाय रिजल्टेंट फोर्स R फ्रॉम P रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अ सस्पेंडेड बॉडी इज स्ट्रक एट द सेंटर ऑफ परक्यूशन then the pressure on the axis passing through the point of suspension will be। इसका आंसर हो जाएगा 0। यदि सस्पेंशन बॉडी कोई स्ट्रक ऑफ सेंटर ऑफ परक्यूशन हो तो उसका प्रेशर ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, इसका 0 होगा। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है जैसे कि इफ अ सस्पेंडेड बॉडी इज स्ट्रक एट द सेंटर ऑफ परक्यूशन देन द प्रेशर ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विल बी 0 रहेगा। कैसे, जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी में एक 0 O पॉइंट है, यहाँ पर एक C पॉइंट है, इसका सेंटर में जो है वो A पॉइंट है, इसके बीच में इसकी H है और ये लेंथ है, L डायमेंशन है, टोटल इसमें L डायमेंशन है। तो इसमें क्या होगा, इसके सस्पेंशन में जो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पर सस्पेंशन पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 रहेगा। तो द सेंटर ऑफ ऑस्किलेशन इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ परक्यूशन। इट इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट एट विच अ बिलो मे बी स्ट्रक ऑन अ सस्पेंडेड बॉडी सो दैट द रिएक्शन एट द सपोर्ट इज 0। इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, 0 सपोर्ट रहेगा। इसमें कोई बॉडी अगर सस्पेंशन पोजीशन में है तो सस्पेंशन पोजीशन में जो इसका पॉइंट रहेगा इसमें क्या रहेगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 0। सस्पेंशन पॉइंट इसमें क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में जो फोर्स दिया है 200 न्यूटन,
तो इसके बॉडी में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा। सो सॉल्व करें। सॉल्यूशन इसका ये है, जैसे कि इसमें देखेंगे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका जो कि एंगल कितना है 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। सो इसमें अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा 200 इंटू कॉस 30 डिग्री होगा। जब इसका हम वर्टिकल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू साइन 30 डिग्री। हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्म में हम कॉस एंगल लेते हैं और वर्टिकल वाले फॉर्म में हम साइन एंगल लेते हैं। तो एंगल हमको 30 डिग्री दिया और जो फोर्स है फोर्स, इसमें हमको फोर्स इंटू जो साइन, अगर वर्टिकल है तो साइन एंगल रहेगा तो साइन थीटा रहेगा जो भी करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो एफ इक्वल टू कॉस थीटा रहेगा, एफ इंटू कॉस थीटा रहेगा। तो फोर्स हमको 200 न्यूटन दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 200 इंटू साइन 30, यहाँ हो जाएगा 200 इंटू कॉस 30। अब अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम ये वाला फॉर्म लेंगे, ये कितना आ जाएगा 200 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसमें हम 2 से 100 कैंसिल कर दो, यह जाएगा आंसर 100 इंटू √3 न्यूटन। क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो इसको हमने यहाँ पुट किया तो 2 से ये 200 कैंसिल हो गया, तो 100 √3 न्यूटन आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, FH इक्वल टू 100 √3 न्यूटन के बराबर। इसमें अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम ये वाला फॉर्म लेते हैं, तो यह आ जाता है 200 इंटू साइन 30 डिग्री के बराबर। क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। इसकी 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ 100 न्यूटन आ जाएगा, तो समीशन भी इक्वल टू आ जाएगा 100 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालते हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, इस बॉडी में इसका आंसर हो जाएगा, इसमें अगर फोर्स 200 न्यूटन दिया है, इसका एंगल 30 डिग्री है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इज आंसर हो जाएगा 100 √3 एंड 100 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा 100 √3 और वर्टिकल इसमें आएगा 100 न्यूटन के बराबर। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द थ्रस्ट एट द पॉइंट ए इन द पोस्ट शोन इन फिगर। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ए पॉइंट का थ्रस्ट दिया हुआ है। जैसे डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट है। सी पॉइंट के यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से जो इंक्लाइंड है 1 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में स्ट्रिंग बताया गया है, 1 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। तो थ्रस्ट ऑन अ पॉइंट ए पॉइंट के लिए थ्रस्ट निकालना है, इक्वल टू होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 1 किलोन्यूटन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर। तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका रहेगा, इसका अगर इस एंगल में देखा जाए तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एक यहाँ पर ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो कि रहेगा F इंटू साइन 60 डिग्री रहेगा, मतलब 1 इंटू साइन 60 डिग्री रहेगा। और हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल कौन सा रहेगा, F इंटू कॉस 60 डिग्री। चूँकि इसमें क्या लेना हमको, वर्टिकल वाला लेना है, तो वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल लिया जाएगा। तो थ्रस्ट एट अ पॉइंट ए पॉइंट का थ्रस्ट निकालना है, होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 1 किलोन्यूटन, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 डिग्री। क्योंकि इसमें अगर हम वर्टिकल निकालेंगे, वर्टिकल इस टाइप से निकलेगा, तो 1 इंटू साइन फॉर्म हो जाता है, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0.866 किलो न्यूटन के बराबर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 0.866 किलो न्यूटन। तो थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा कितना, 0.866 किलो न्यूटन के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा 0.866 किलो न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज टाइड ऑन अ स्मूथ बॉल बाय अ कॉर्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द वॉल, द टेंशन इन द कॉर्ड एज। एक बॉल है जिसका वेट 100 न्यूटन है, ये स्मूथली कॉर्ड है, इसका एंगल है कितना 30 डिग्री। तो इसमें कॉर्ड का टेंशन क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है, इसमें देखेंगे एक बॉल है जो कि इसमें एक इस टाइप से है, इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सपोर्ट वाला पॉइंट लेते हैं और ये इसमें लेते हैं अपोजिट। अब इसमें देखेंगे इस वाले बॉडी में, जैसे ये बॉडी बनी हुई है,
इसमें अगर हम इसमें देखें तो ये एक हम एक डायग्राम बना देगा, तो ये एक स्ट्रिंग बनाया, इसमें ये बॉडी है और यहाँ से इसको बताया गया है। इसका जो यहाँ से एक रिएक्शन रहेगा, इस रिएक्शन को हम इस टाइप से यहाँ बना सकते हैं आर, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग रहेगा। तो इस फॉर्म में हमने इसको बनाया हुआ डायग्राम को। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका अगर हम, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये आ जाएगा, एक सेंटर पॉइंट इसका बॉल का, इसका वेट आ जाएगा W, जो कि इसमें डायरेक्ट वर्टिकली रहेगा। एक इसमें जो सपोर्ट है, सपोर्ट का इसमें रिएक्शन R पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से एक टेंशन इसमें लग रहा है जो कि इसमें T पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें आपको जो ये वाला इसमें दिया हुआ है, इसको अगर हम वर्टिकल में अगर बढ़ा दिया जाए तो ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो अगर इसको देखें और ये हॉरिजॉन्टल और इसको देखें तो ये आ जाएगा, इसके बीच में 90 डिग्री दिया है। अब इसको 90 डिग्री दिया है तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग हम इसमें एंगल निकाल सकते हैं। जैसे इसका हमने ये एंगल लिया हुआ, ये हमको 90 डिग्री दिया है पूरा, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जो हो गया इसके फॉर्म में, इसको अगर सीधा सीधा बढ़ा दिया जाए तो ये होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा तो ये 90 हम इसको मिला देंगे तो 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर हमको ये दिया है रिएक्शन R पॉइंट और ये दिया हुआ है W पॉइंट, और ये इसमें स्ट्रिंग दी हुई है, जो कि इसमें अगर हम इसको वर्टिकली बढ़ा दिया जाए तो वर्टिकली में इसमें 30 डिग्री के बराबर है। तो ये T पॉइंट है, तो ये अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर। तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 360 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी का रिमेनिंग वाला जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, 150 डिग्री के बराबर बचेगा। इसलिए ये डायग्राम बनता है, इसमें एंगल निकालते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 + 30 कितना, 120 डिग्री। दोनों को ऐड करके अगर 360 से माइनस कर देंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा एंगल। तो इसमें एंगल जो बढ़ जाएगा वो W के सामने बन जाएगा कितना, 120 डिग्री एंगल, और R के सामने हो जाएगा 150 डिग्री, और T के सामने हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें अप्लाइंग लामीज थ्योरम लगाएंगे, तो लामीज थ्योरम क्या हो जाएगा, T/sin 90 डिग्री, T के सामने sin 90 डिग्री हो जाएगा, और W/sin 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आ जाएगा, और R के सामने जो रहेगा वो 150 डिग्री, तो R/sin 150 डिग्री। इस फॉर्म में लामीज थ्योरम लग जाएगा, T/sin 90 डिग्री इक्वल टू W/sin 120 डिग्री इक्वल टू R/sin 150 डिग्री। अब इसमें हम इक्वल में लेते हैं, चूँकि हमको लास्ट वाला जो R दिया है, R इसमें दिया हुआ है कितना, R दिया है 100 किलो न्यूटन के बराबर दिया है, 100 के फॉर्म में दिया है, तो 100 न्यूटन दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है 100 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिंग लग रहा है वो 100 न्यूटन है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो T/sin 90 डिग्री इक्वल टू W/sin 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100/sin 150 डिग्री कितना है, √3/2। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 200/√3 हो जाता है। सो T इक्वल टू हो जाएगा इसमें, अगर इसको और इसको इक्वल करते हैं तो इसको इक्वल करने पर हो जाएगा T इक्वल टू 200/√3 इंटू sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री कितना होता है, sin 90 डिग्री होता है 1, इसलिए हम इसमें T इक्वल टू लिख देंगे 200/√3 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से में T का निकल आएगा, T में कितना रहेगा, T का इसका आंसर हो जाएगा 200/√3 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर when angles beta equal to alpha, then the components F1 and F2 are force F on either side are given by an expression। क्वेश्चन दिया है, एक डायग्राम दिया है, इसमें बीटा इक्वल टू अल्फ़ा के बराबर दिया है एंगल। इसमें कंपोनेंट फोर्स लग रहा है F1 और F2, जो कि F फोर्स के लिए लग रहा है। उसमें इसका एक्सप्रेस कैसे करोगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें F फोर्स है, इसमें एक बीटा एंगल पे F1 फोर्स लग रहा है, अल्फ़ा एंगल पर F2 फोर्स लग रहा है। तो चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन रहेगा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू रहेगा F साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसमें हम प्रूव करके देखें तो लामीज थ्योरम लगाएंगे। इसमें देखेंगे इस पॉइंट पे जो कि एक लग रहा है फोर्स F, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1,
F1 में जो कि बीटा एंगल बन रहा है, और एक लग रहा है यहाँ पर F2 जिसमें कि अल्फ़ा एंगल लग रहा है, क्योंकि हमको अल्फ़ा इक्वल टू बीटा दिया हुआ है। सो अल्फ़ा ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको अगर हम निकालें इस वाले एंगल को रिमेनिंग को, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हम कर सकते हैं 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। तो इसमें हम अगर फोर्स लगाएं, लामीस थ्योरम लगाएंगे, तो इसमें F1 के सामने जो रहेगा वो साइन अल्फ़ा रहेगा। तो F1 अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा। F1 के फॉर्म सामने ये, और F2 के सामने ये, और बाकी F के सामने ये वाला बाकी रिमेनिंग बचेगा जो। तो ये रहेगा F1 अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F अपॉन साइन 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसलिए इसमें F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इससे साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस F इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि इसमें F1 इक्वल टू F2 रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही एंगल पर मार रहा है, तो इसलिए F1 इक्वल टू F2 रहेगा, ये रहेगा F इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। नेगेटिव साइन नॉट कंसिडर इन दी आंसर, इसमें नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसमें F इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये उसका करेक्ट आंसर होगा। F1 इक्वल टू F2 F इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगला क्वेश्चन है, if the sum of the all forces acting on a moving object is zero, the object will be। जो सभी फोर्स किसी बॉडी में अगर एक्ट हो रहे हैं उसमें, तो इसका जीरो हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा कंटिन्यू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज जीरो, सो द ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा, कंटिन्यू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड P आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, कितना होगा, इसका हो जाएगा P√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्सेज। जो P√2 है वो एंगल होगा 45 डिग्री पे, जो कि लाइन ऑफ एक्शन प्रत्येक फोर्स पर रहेगा। तो टू इक्वल एंड इसमें दो इक्वल एंड म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स मैग्नीट्यूड P फोर्स पर लग रहा है कोई एक पॉइंट पर, इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा P√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एंगल ऑफ एक्शन ऑफ ईच फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ एन यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ L and weight W rest against a through rough vertical wall, and the other the rest on rough horizontal ground. The coefficient of friction F is same at each end. The inclination of ladder when it is on the point of slipping is, इसका हो जाएगा tan अल्फा tan इनवर्स 1 माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2f, इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2f। वन एंड ऑफ एन यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ L and weight W rest against a rough vertical wall, and the other and rest on rough horizontal ground. The coefficient of friction F is same at each end. The inclination of ladder when it is on the point of slipping will is क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2f, इसका करेक्ट आंसर होगा।